नमस्कार श्रोताओं, आप सुन रहे हैं सुनो जिंदगी एहसास के अनकहे पन्ने। मैं हूं पूनम कासलीवाल और आपका हार्दिक स्वागत करती हूं उपन्यास रुके रुके से कदम के अगले अध्याय में। पिछले अध्याय में मेधा ने रिश्तों की खामोशी, टूटते भ्रमों और अपने भीतर पल रहे अनकहे डर का सामना किया। तो सुनते हैं अगला अध्याय। इस उपन्यास को स्वर दिया है मैंने तथा इसकी संगीत संकल्पना और कलात्मक प्रस्तुति की है पूनम चंद्रा मनु ने। कुदरत का करिश्मा या फिर किस्मत का खेल। वो कहते हैं ना कि जोड़ियां ऊपर से बनकर आती हैं और कब, किससे और क्यों मिलना है और किसके साथ पूरी जिंदगी बितानी है, सब पहले से तय होता है। गुप्ता आंटी अक्सर कहती थी, सभी व्यक्ति अपने कर्मों के कारण अच्छा या बुरा समय देखते हैं। अरे यह सब तो पूरे पूर्व जन्मों का खेल है जिसका फल इस जन्म में भुगतना पड़ता है, आंटी स्वेटर में फंदे डालते हुए बोली। पर आंटी, यह कैसे पता चलेगा कि पिछले जन्म में हमने क्या किया था? मेधा ने हंसते हुए पूछा। भाई यह तो नहीं पता, पर इस जन्म में अच्छा करते रहो तो कम से कम अगला जन्म तो सुधर जाएगा। मतलब इस जन्म के कर्मों का फल अगले जन्म में। बहुत नाइंसाफी है माय लॉर्ड, मेधा पूरे नाटकीय अंदाज में बोली। सब हंस पड़े। मैं तो अगले जन्म में तितली बनूंगी या फिर चिड़िया, मस्त पूरी दुनिया घूमूंगी। मेधा दोनों हाथों को पंख सा बनाती बोली। अपने को तो बनना है अमेरिका में किसी अमीर घर में कुत्ता। सुना है गाड़ियों में घूमते हैं, उनके सैलून भी होते हैं, रेस्टोरेंट भी। भाई क्या ऐश की जिंदगी है। शालू अपने हाथों से पंजे बनाती सी बोली। माँ ने उसे आंखें दिखाई। सब हंस हंस कर दोहरी हो गई। मेधा को यूं बाथरूम की तरफ भागते देख केतकी उसके पीछे पीछे आई। उसकी पीठ मलने लगी और उसे पानी दिया। मेधा अपना मुंह धोकर स्टाफ रूम में आकर बैठ गई। पहली घंटी बज गई थी और सभी टीचर्स अपनी क्लास की तरफ चले गए थे। तू यहीं बैठ, मैं हेड मैम को बोलकर तेरी क्लास में किसी और को भिजवाती हूँ। नहीं अब ठीक हूँ, चली जाऊंगी, कहते हुए मेधा फिर से क्या करने बाथरूम की तरफ भागी। तू अपना ख्याल रख, कहकर केतकी स्टाफ रूम से बाहर चली गई। थोड़ी देर में हेड मैम त्यागी मैम अंदर आई। थोड़ी सख्त थी पर दिल की बहुत अच्छी थी। क्या हुआ मेधा? केतकी ने बताया कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। अगर तुम चाहो तो छुट्टी लेकर घर जा सकती हो। अभी तो मैंने उषा को तुम्हारी क्लास कवर करने के लिए भेज दिया है। नहीं मैम, मैं ठीक हूँ, अगर जरूरत हुई तो आपको बता दूंगी, मेधा ने कुर्सी से उठते हुए कहा। नहीं तुम बैठी रहो, मैं अपने ऑफिस में हूँ और अगर कोई जरूरत हो तो रामदीन को बता देना। मेधा अपना सिर मेज पर अपनी बाहों के बीच रखते हुए सोचने लगी। नहीं, यह उसके साथ नहीं हो सकता। शिमला में पहले ही दिन माधव ने उससे कह दिया था कि वह अभी बच्चों के लिए तैयार नहीं है और फिर तुम्हें अपनी पढ़ाई भी पूरी करनी है। मेधा सुनकर खुश हुई कि माधव कितना समझदार है। माधव ने पूरी एहतियात बरतने का जिम्मा अपने ऊपर लिया। फिर ये गड़बड़ कैसे हो गई? हो सकता है रात को कुछ गलत खा लिया हो या फिर पानी में भी कुछ मिला हो। आजकल नल में पानी भी तो ठीक से नहीं आता। मेधा यह सब सोच ही रही थी कि रामदीन उसे चाय और बिस्कुट दे गया। रामदीन पूरे स्टाफ का बहुत ध्यान रखता था। घंटी बजी और मेधा अपनी अगली क्लास के लिए चली गई। अब वह बेहतर महसूस कर रही थी। आधी छुट्टी में केतकी और ज्योति रोज की तरह खाना खाने बैठी। क्या हुआ मेधा, कोई अच्छी खबर है क्या? ज्योति टिफिन खोलते हुए बोली। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, लगता है कुछ खाने पीने में गड़बड़ हो गई, शाम तक ठीक हो जाऊंगे। तुझे लास्ट पीरियड्स कब हुए थे याद है? केतकी खाना खाते खाते बोली। आजकल में हो जाने चाहिए, हफ्ता ही लेट है, इतना ऊपर नीचे तो अक्सर हो जाता है। मेधा का मन खाने में कम था। उसने सिर्फ चाय पी। स्कूल से घर जाकर रोज की तरह अपना काम पूरा किया। अपनी तबीयत खराब होने के बाद उसने किसी को नहीं बताई। बताती भी किसे? उसकी सुनने वाला या समझने वाला कोई नहीं था।
रात भी उसने कम ही खाना खाया, जिस पर शायद ही किसी का ध्यान गया हो। अगले दिन स्कूल पहुंचते फिर वही कै। बस से उतरते ही उसे हल्का सा चक्कर आया और वह सिर थाम थोड़ी देर खड़ी रही। तुझे ना आज डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर कोई बात हो तो पता तो चले। कल इतवार है, तू जरूर चली जाना, केतकी ने लगभग उसे धमकी देते हुए कहा। ठीक है बाबा, चली जाऊंगी, मेधा ने उसे आश्वासन देते हुए कहा। घर पर जाकर क्या पता कर जाऊंगी। कल तो माधव भी घर पर होगा। मेधा इसी उधेड़-बुन में थी। वही मेधा जिसकी एक छींक पर बाबा घर सिर पर उठा लेते थे। वही मेधा अपनी खराब तबीयत को छिपा रही है। माधव को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में किसी भी प्रकार का बदलाव पसंद नहीं। रूटीन और सब कुछ ज्यों का त्यों, रत्ती भर भी फेरबदल बिना किसी पूर्व सूचना या बिना किसी योजना के उसके मूड को खराब कर देता है। उसके ससुराल में चाहे बाजार जाना हो या कहीं और, चाहे घर का रोजमर्रा का काम करना हो, बाथरूम जाने से लेकर पानी भरने तक, पहले से प्लान होना जरूरी है। अचानक कुछ नहीं होता। एवरीथिंग इज प्लान्ड विद टाइम। मेधा भी हैरान है। हफ्ता से ऊपर हो गया और इस बार वह लेट हो गई। ये कैसे मुमकिन है? माधव की चूक और भुगतान उसे करना पड़ेगा। पता नहीं माधव कैसे रिएक्ट करेगा। अगले दिन सुबह नाश्ता करते ही उसकी तबीयत फिर से खराब हो गई। बाथरूम से बाहर निकली तो सास ने उसे पुदीन हरा देते हुए लेटने के लिए कहा। अच्छा हुआ माधव उस वक्त नीचे अपना स्कूटर साफ कर रहा था। उसका संडे रूटीन था, देर से जागना, फिर नहा धोकर स्पेशल नाश्ता करना, अपना स्कूटर साफ करना। हालांकि स्कूटर का इस्तेमाल बहुत कम करता था, पर ख्याल पूरा रखता था। उसके ससुराल में चीजों की देखभाल बहुत एहतियात से होती है। इतना तो मेधा पिछले 8 महीनों में जान गई थी। लोगों की फीलिंग से ज्यादा सामान की अहमियत है। माधव के कपड़े भी सास हाथ से खुद ही धोती है। मेधा पर उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं। बड़ी महंगी कमीजें हैं, तुम रहने दो, माधव के कपड़े मैं धो दूंगी। उसकी शर्ट धोकर हैंगर पर टांग कर खुद नीचे ले जाती है और अपने सामने खड़े होकर प्रेस वाले से प्रेस करवाती है। कितना दोहरा जीवन है ना उन लोगों का। घर से बाहर निकलते वक्त महंगे वाले कपड़े, जूते, कम बातचीत, और घर में घुसते ही महंगे कपड़ों को संभाल कर वापस अलमारी में रख देना, एकदम पुराने और सस्ते कपड़े पहन लेना। ससुर जी ढीली ढाली नाड़े की मदद से कमर पर बांधी गई शाखा वाली खाकी निक्कर पहनते। माधव की दर्जी से खिली खुली सी निक्कर और सास की सूती धोती। उनके घर और बाहर के पहनावे में और व्यवहार में रात और दिन का फर्क था, जो काफी अजीब सा था। शायद इसलिए राकू मामा भी ठीक से कुछ जान नहीं पाए। बेबी तो हमेशा उन्हें बाहर घूमते ही मिले थे। किसी के घर के भीतर क्या चल रहा है किसी को क्या पता। तुम यहां लेटी क्यों हो और ये मम्मी रसोई में क्यों है? माधव ने परेशान नहीं बल्कि खींचते हुए कहा। उठ रही थी, बस चक्कर सा आ रहा था। मेधा उठकर रसोई में गई और खाने की तैयारी करने लगी। आज वह भरवा बैंगन बना रही है। सास ने छोटे वाले बैंगन धोकर रख दिए। बैंगन में चीरा लगाते लगाते सोचने लगी, गलती कहाँ हुई। उसने धनिया, नमक, हल्दी, मिर्च और अमचूर का मसाला बनाया और बैंगन में भरकर उन्हें गर्म कढ़ाई में सरसों के तेल में छौंक कर थाली से ढककर धीमी आंच पर पकने रख दिया और फिर आटा गूंदने लगी। उसका पूरा ध्यान इसी सोच में लगा था कि चूक कहाँ हुई। विनोद और सुधा पहली बार उनके घर आए। मेधा ने उनका सबका खाना बेड पर प्लास्टिक की शीट बिछाकर लगा दिया। अरे अभी खाना थोड़ा रुक कर लगाना, आज साले साहब पहली बार आए हैं। इतना कहते कहते माधव ने फ्रिज से बियर की बोतल निकाल ली। मेधा ने उसे मना किया था कि अपने खाने पीने की बात उसके घर वालों के सामने ना करे। उस वक्त माधव ने ताना मारा था,
क्यों? क्या चोरी की पीता हूं? तुम छोटे लोगों की छोटी सोच। आजकल सब पीते हैं, ब्लडी हिपोक्रेट्स। मेधा को क्या पता था कि जिस खाने पीने के वे इतना खिलाफ थी, उसकी किस्मत में यही सब लिखा था। पहली बार जब माधव ने घर में बोतल खोली और उसकी सास ने बर्फ लाकर रखी, तो उसे समझ ही नहीं आया कि वह क्या पी रहा है। उसने सिर्फ धीरे से पूछा, क्या यह शराब है? क्यों, तुझे ऐतराज है? ये मत खाओ, ये मत पियो, गवार हो क्या? इससे पहले कि वह हाथ उठाता, मेधा ने सिर हिलाकर मना कर दिया। नहीं नहीं, अरे पीता हूं तो तेरी शक्ल देख पाता हूं, वरना कहां मैं और कहां तू, काली छोटी। मेधा की आंखों में आंसू छलक आए। तंबाकू की पीक को न सहने वाली लड़की शराब के झूठे गिलास धोने लगी। आपने तो मुझे पहले कितनी बार देखा था, कोई जबरदस्ती तो नहीं की थी ना किसी ने? अरे वो जीजा जी को मना नहीं कर सका। पहली बार तुम्हें देख मम्मी पापा को मना कर दिया था मैंने। मुझे चाहिए थी लंबी और गोरी लड़की। तुमसे पहले 30 लड़कियां देखी थी, पर मेरी फूटी किस्मत जो तुम मिली। अरे एक दिन पहले मिंटो रोड पर जो देखी थी, कितनी गोरी थी, कितनी सुंदर। बस चश्मा पहनती थी, वरना वही हाँ करता। जीजा जी ने तुम्हें देखने के बाद कह दिया, बस बहुत हुआ। अगर अब हाँ नहीं की तो मैं तेरी शादी में भी नहीं आने वाला। उनकी मैं बहुत इज्जत करता हूं, क्या करूं, हाँ करनी पड़ी। तुम्हें तो अपने साथ बाहर ले जाने में शर्म आती है मुझे, माधव ने घूंट भरते हुए कहा। मेधा एक साथ हिकारत और ग्लानि से भर गई। उसे पता है वह कैसी दिखती है, पर वह इतनी बदसूरत है कि उसका अपना जीवन साथी उसे इतनी नफरत करता है। सोच वह अपने प्रति हीन भावना से भर गई। अब वह ब्लीचिंग क्रीम का इस्तेमाल करने लगी। उसे अच्छा दिखना है माधव के लिए। उसे हर कोशिश करनी है कि वह खुश रहे और मारपीट ना करे। पर फिर भी हफ्ते में एक बार कहीं ना कहीं चूक हो ही जाती है। अरे नहीं जिया जी, ये नहीं पीते। सुधा ने बोतल हाथ में लेकर फ्रिज वापस में रख दी। एक औरत का माधव के सामने मना करना और उसके हाथ से बोतल ले लेना और अपने पति के बदले बोलना माधव के पौरुष को चुनौती था। तो हम कौन पियक्कड़ हैं, आज मौका भी है, दस्तूर भी है। क्यों साले साहब? भाभी जी आपको कंट्रोल में रखती हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सच में हमारे यहाँ कोई नहीं पीता। आप ले मेधा, तू मेरे लिए ठंडा खोल दे। विनोद और सुधा ने ठंडा लिया और मेधा भी वहीं मुड़ा रखकर बैठ गई। माधव ने दिखाने के लिए या फिर किसी और हीन भावना में आज ज्यादा पी। मेधा ने कोशिश की कि वह जल्दी खाना लगाए ताकि माधव का पीना रुक जाए, पर माधव ने खाने के साथ भी पीना जारी रखा। अचानक अपना ग्लास मेधा के मुंह पर लगाते हुए माधव बोला, एक घूंट लगा कर तो देखो भाई, हम तो मॉडर्न लोग हैं, इन सब बातों का बुरा नहीं मानते। मेधा जबरदस्ती घूंट पर खिसियानी सी हंसी हंसती। यह तो कड़वी है, आप ही को मुबारक हो, ये अपना तो नींबू पानी अच्छा। मैं सबके सामने माधव को मनाकर बेकार में तमाशा नहीं करना चाहती थी। माधव का कोई भरोसा नहीं कि उनके सामने ही गाली गलौज शुरू कर दे। उस रात माधव ने जरूरत से ज्यादा पी और पीने के बाद मेधा उसे सुंदर भी लगने लगी। हो सकता है उसी दिन वह एहतियात बरतना भूल गया हो, पर इसका इल्जाम भी उसके सिर ही आएगा। उस दिन के बाद से माधव की सुधा से बातचीत बंद हो गई। अपने पति को कंट्रोल में रखने वाली औरतें मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। तेरा भाई भी बीवी का गुलाम है। आज के बाद में मेरे घर में घुसनी नहीं चाहिए वो औरत। अपने घर में अपने पैसे की पीता हूं। अपने पैसों का घमंड है तेरे घर वालों का,
उनके घर का जवाई हूं, मुझे कैसे घूर रही थी। और तुम भी कोई संबंध नहीं रखोगी उससे। उसने तुम्हारे पति की बेइज्जती की है। मेधा को उंगली दिखाते हुए माधव चीखते हुए बोला। कौन कह सकता था कि बाहर अच्छे कपड़े और मृदुभाषी दिखने वाला यह इंसान घर के भीतर कितनी ऊंची भाषा और सोच रखता है। अपने आप को आधुनिक मॉडर्न कहने वाला सच में कितना पिछड़ा हुआ है। मेधा कड़छी में बैंगन उलटने पलटने लगी। उसके ससुर जी को बैंगन पसंद नहीं, इसलिए उसने उनके लिए हल्के मसालों में लौकी की सब्जी छौंक दी। रोटी बेलकर उसने तवे पर डाली और आग पर डालकर फुलाने लगी। तभी रोटी की महक से उसे उबकाई सी आई। गैस बंद कर वह बाथरूम में गई और फिर जोर से उसे कह हुई। माधव आवाज सुनकर आया। खा लिया होगा स्कूल में कुछ उल्टा सीधा। सास ने बाकी की रोटियां बनाई। मेधा का खाना खाने का बिल्कुल मन नहीं था, फिर भी थोड़ा बहुत खाया। आज 10 दिन ऊपर हो चुके हैं, उसे पीरियड्स नहीं हुए। खाना खाकर माधव और वह नीचे घूमने गए। वो मुझे 10 दिन ऊपर हो गए हैं, पीरियड्स नहीं हुए। मेधा को नहीं पता कि माधव इस खबर को सुनकर क्या कहेगा, पर उसे पूरी उम्मीद थी कि यह खबर तो झूमने वाली है। माधव रुक गया, उसकी तरफ देखकर बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं अभी तैयार नहीं हूं, फिर यह क्या नाटक है? मेरी क्या गलती है? आपने ही तो कहा था मैं ध्यान रखूंगा। मेधा सिर नीचा किए अपने को कसूरवार मानते हुए बोली, तो मेरी गलती है? आप गलती क्यों कह रही हैं? यह तो खुशी की बात है। किस बात की खुशी? एक और मुसीबत मेरे सिर। मेधा कैसे कहती कि वह पहली मुसीबत नहीं है। वह अपना खर्च खुद उठाती है। उसकी नौकरी लगते ही माधव ने जॉइंट अकाउंट खुलवा दिया है, यह कहकर कि कल कोई ऊंच नीच हो गई तो आसानी रहती है, वरना अकाउंट से पैसा निकालना मुश्किल हो जाता है। अब फिर बेकार में मेधा कहाँ इन सब झंझटों में पड़ेगी, उसे तो बैंकिंग आती भी नहीं। मेधा की तनख्वाह सीधे उस अकाउंट में चली जाती। उसे उस अकाउंट से पैसे निकालने की इजाजत नहीं। सास हर महीने उसे 300 रुपए देती जेब खर्च के लिए। मेधा को कभी बाबा ने जेब खर्च के लिए पैसे नहीं दिए। जितने चाहिए होते थे गोदरेज की अलमारी से निकाल लो। छुट्टे पैसे और चाबी तो वहीं गद्दे के नीचे रहते थे। कभी कोई हिसाब नहीं होता कितने खर्च किए, पर कोई फालतू का खर्च करता भी नहीं था। सभी को अपनी चादर का पता था। यहाँ तो पाई पाई का हिसाब है। आखिर इतनी खींचतान क्यों? इनके यहाँ तो कोई आता जाता भी नहीं, ना कोई तीज त्योहार, ना घर में कोई मंदिर, ना पूजा। रसोई का खर्च भी कम ही है, ना कोई लेन देन। अगर कोई लंदन से आता जाता है तो जरूर कोई सामान भिजवा दिया जाता। मेधा की पहली होली, तीज, दिवाली सब निकल गई, उसे पता भी ना चला। कल माँ के साथ डॉक्टर के पास चली जाना और पता कर लेना। अगर कुछ है तो मामला वहीं रफा दफा करना। मुझे कोई झंझट नहीं चाहिए, मैं माँ से कह दूंगा। मेधा को एक एक कदम भारी पड़ रहा था। मन ही मन माहवारी होने की प्रार्थना कर रही थी। शाम को सास उसे घर के पास एक लेडी डॉक्टर के पास ले गई। तुम्हें ध्यान रखना था ना, बेकार में माधव को परेशान कर दिया। अब बताओ, बच्चा हो गया तो एक नई मुसीबत। सास रिक्शे में बैठते हुए बोली। माधव की बात और मेधा तो समझ ही नहीं पा रही थी कि ये कैसी औरत है, कैसी माँ, जो अपने घर पहला पोता या पोती होने का मलाल कर रही है। क्या उसकी गलती है कि वह माँ बनने वाली है? अभी तो ये पता भी नहीं, और अभी से अजन्मे बच्चे को ये लोग मुसीबत क्यों कह रहे हैं? डॉक्टर ने उसका टेस्ट किया और
इंसान की जिंदगी की पहली पाठशाला परिवार ही होता है। एक छत के नीचे सुख दुख साझा करते हुए, कभी रूठते तो कभी मनाते हुए एक साथ रहने में ही असली सुख है बिटिया। सबकी खुशी में ही अपनी खुशी है। अपनी खुशियां कुर्बान करने से प्रेम बढ़ता है। औरत के ही जिम्मे है, चाहे तो घर में आग लगा दे, नहीं तो स्वर्ग बना दे। नानी अक्सर मेधा के सिर में तेल मलते हुए कहा करती, मानो उसे भविष्य के लिए तैयार कर रही थी। पॉजिटिव, मुबारक हो, डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए इंतजार कर रही सास बहू से कहा। माधव के रौद्र रूप को ध्यान कर मेधा के पांव तले जमीन खिसक गई। अब सास ने प्रश्न भरी नजर से मेधा की तरफ देखा, मानो सारा कसूर उसका है। सुधा की पहली खबर सुन पूरा घर खुशी से झूम उठा था। मेधा को समझ नहीं आया कि डॉक्टरनी से क्या कहे। जी, अभी मैं वो एमए कर रही हूँ, बड़ी मुश्किल सी हो जाएगी, फिर मेरे एग्जाम, ड्यू डेट सब एक साथ ही पड़ेगी। मेधा बोलना कुछ चाहती थी, बोल कुछ रही थी। डॉक्टर उसके चेहरे पर प्रश्न सूचक निगाहें गड़ाए हुए देख रही थी। वो इसकी ना नई नई नौकरी है, हम अभी यहाँ नए नए आए हैं, अभी हम यहाँ किसी को नहीं जानते, ना ही आसपास अस्पताल वगैरह का पता है। सास भूमिका बांधती सी बोली, किसी को जानने की जरूरत नहीं है, यहाँ आसपास बहुत अच्छे नर्सिंग होम है, आप पता कर लें और जो आपको अच्छा लगे बुक कर लें, मैं आपको देती हूँ 2-3 एड्रेस। मैं अभी बच्चा नहीं चाहती हूँ, मैं नौकरी और पढ़ाई एक साथ नहीं कर पाऊंगी। अपनी नजरें झुकाए और हथेलियों को अपनी गोद में मसलती हकलाती सी मेधा बोली, मैं कैसे कहती कि उसके पति को अभी पिता बनना मंजूर नहीं। वह तो औरत है, अपने घर की इज्जत उसके हाथ में है। मैं समझ सकती हूं, पर ठंडे दिमाग से सब मिलकर सोच समझकर फैसला लेना। मैं अभी दवाई दे दूंगी, पर यह तुम्हारी पहली प्रेगनेंसी है, आगे जाकर बच्चा होने में परेशानी हो सकती है, फिर यह मत कहना कि आपने बताया नहीं। डॉक्टरनी मेधा की तरफ देखते हुए बोली, कौन सब लोग? उनके यहाँ तो माधव की ही चलती है, और वह तो भी बच्चा नहीं चाहता। डॉक्टर की चेतावनी सुन मेधा घबरा गई। अगर कुछ गड़बड़ हो गई और वह कभी मां न बन पाई तो? देखो, तुम अभी अपने खाने पीने का ध्यान रखो और खुश रहो। जो भी फैसला करना हो जल्दी से जल्दी करना। डॉक्टर का बिल चुकाकर दोनों रिक्शा कर घर आ गए। जो माधव कहे उसे बेकार में परेशान ना होना पड़े, सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते सास बोली। और हाँ, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं। मेधा समझ गई, इशारा उसके मायके की तरफ था। मेधा ने माधव को सारी बात ज्यों की त्यों बता दी। माधव गुस्से में भड़कता घर से निकल गया। अरे खाना तो खाता जा, सास पीछे से बोली। नहीं खाना मुझे, माधव सीढ़ियां उतरते हुए बोला। मेरी भूख मर गई है। मैं गुस्से में झल्ला कर चला गया। मेधा अपने कमरे में दुबक गई। क्या उसकी गलती है कि माधव भूखा बाहर चला गया? उसे समझ नहीं आया कि जिस खबर को सुनकर सबकी आंखों में चमक आनी चाहिए, यहां मातम सा छा गया। उसे कसकर भूख लगी थी, पर रसोई में जाकर खाना लेने की हिम्मत नहीं हुई। उसने चुपचाप जाकर ससुर जी के लिए रोटियां बनाई। हलक में फंसी उल्टी को किसी तरह थोड़ी देर रोका, फिर ना चाहते हुए वॉश बेसिन में उलट आई। नाली रुक जाएगी, टॉयलेट में जाना था ना, सास ने रसोई में अपनी झूठी प्लेट रखते हुए कहा। और रसोई उठा दो, माधव बहुत जिद्दी है, अगर उसने कह दिया तो वह नहीं खाएगा। इतना कहकर सास टीवी देखने बाहर वाले कमरे में सोफे पर बैठ गई। बाहर वाला कमरा दिन में ड्राइंग रूम और रात को बेडरूम बन जाता था। कमरा थोड़ा बड़ा था, इसलिए सोफे के साथ एक ऊंचा सा दीवान रखा था। सोफा वही पुराना, अपनी हरी गद्दियों के साथ। उसके सामने छोटी गोल मेज और टीवी। दाईं तरफ 2 कुर्सियां, टीवी के बाईं ओर एक छोटी
पढ़ने लिखने की मेज, उस पर रखा टाइपराइटर और करीने से रखी दवाइयों के पत्ते। मेज से सटी कुर्सियों पर सास की उतरी धोतियां। कमरे की दाईं दीवार पर एक गोदरेज की और 2 लकड़ी की अलमारियां। पहली लकड़ी की अलमारी में ससुर जी का सामान, बरसों से इकट्ठे किए गए इधर उधर से बचे या जरूरत पड़ने पर काम आने वाला बिजली का सामान, पेचकस, कीले, मोमबत्तियां, टॉर्च, फाइलें। गोदरेज की अलमारी थी ससुर जी की, उसमें बड़े करीने से टंगे सूट, पैंट और बाहर पहनने वाले कपड़े, साथ ही तह किए घर के कपड़े। दूसरी लकड़ी की अलमारी थी सास की, उसमें उनके कपड़े रखे थे। कुल मिलाकर इस कमरे में 2 खिड़कियां थी, जिसमें से एक खिड़की अलमारियों के पीछे बिल्कुल चिप गई थी। दूसरी खिड़की खुलती थी बाहर बालकनी की तरफ। यह खिड़की भी कभी खुल न सकी, क्योंकि उस खिड़की के दूसरी तरफ रखी थी चारपाइयां, छत तक कटे अनगिनत गत्ते के डब्बे, जिनमें रखा था वह सामान जिसे रखने की न जगह थी न ही जरूरत। रात को बीच की मेज उठाकर बिछती है ससुर जी की फोल्डिंग चारपाई, और दीवान तो दिन रात सास का बिस्तर है ही। माधव रात काफी देर से आया और चुपचाप सो गया। सुबह वह देर तक सोता रहा। मेधा स्कूल चली गई। केतकी ने उसका थोड़ा सा मुंह देख लंच के वक्त उससे बात की। सब ठीक है? हाँ। उसे किसी को कुछ बताना जो नहीं था। माधव ने पूरा हफ्ता ना मेधा से बात की, ना ही घर पर खाना खाया। हिम्मत कर मेधा ने रविवार को माधव से बात की। फिर क्या करना है? ज्यादा दिन नहीं रुक सकते। डॉक्टर डी ने कहा है कि फिर वह कुछ नहीं कर सकती। तुम क्या चाहती हो? कल को कुछ उल्टा सीधा हो गया तो फिर मेरा कसूर होगा। माधव ने शायद इस हफ्ते में सोच लिया कि जो चल रहा है चलने दो, या फिर आगे की सोच कर डर गया। अब जो हो गया सो हो गया, क्या कर सकते हैं, बाकी तुम जानो कैसे होगा। इतना कह माधव ने पल्ला झाड़ लिया। मेधा समझ नहीं पाई कि वह पहली बार मां बनने की खुशी मनाए या दुख। इतना पता है कि उसे अपना और अपने होने वाले बच्चे का ख्याल खुद ही रखना है। न माधव ने न घर में किसी ने पूछा तबीयत कैसी है, ना यह जानने की कोशिश की कि उसका मन कुछ खाने को करता है क्या। उसने स्कूल में अभी किसी को कुछ नहीं बताया, पर यह सब छिपता नहीं है। केतकी और ज्योति घर से कुछ न कुछ बनाकर लाने लगी। ससुराल में फोन लग गया था। माँ और सुधा से अब अक्सर बातें होने लगी जो सास को पसंद नहीं, और माधव को तो बिल्कुल भी नहीं। इसलिए हमेशा उसी तरफ से फोन आता। मेधा नहीं करती, क्योंकि बिल में जो दिख जाता। बात तो रोज वही होती, क्या किया, क्या बनाया, सबका ख्याल रखना। कभी माँ ने क्यों नहीं कहा कि अपना ख्याल रखना। मेधा कभी नहीं बता पाई कि वह कैसी है। साथ वाले फ्लैट में रहने आया गर्ग परिवार। शांति और दोनों बच्चे अकेले रहते थे। शांति के पति दुबई में नौकरी करते थे। हंसमुख और मस्त मौला शांति कब और कैसे मेधा की पक्की सहेली बन गई पता ही न चला। मेधा का काफी समय शांति के साथ गुजरने लगा। शाम को भी दोनों बच्चों के साथ नीचे टहलने चली जाती। उसे बाजार जाने और शाम को गप्पे मारने के लिए एक साथी मिल गया। दोनों घरों के बीच एक पतली सी दीवार थी। सरकारी घरों की दीवारें वैसे भी खोखली ही होती हैं और दीवारों के भी कान होते हैं। माधव की दहाड़ दीवार के पार भी पहुंचती थी। मेधा की गर्भावस्था से उसे परेशानी होने लगी। उसका बेडौल होता शरीर पहले से अधिक आंखों में चुभने लगा। शांति कभी कुछ कहती नहीं, बस समझती सब है। उसने कभी मेधा से कुछ नहीं पूछा, ना मेधा से कुछ कहा। आखिर घर की इज्जत का सवाल था। केतकी ने उसे एक अच्छे नर्सिंग होम के बारे में बताया और तीसरा महीने चढ़ते ही वह शांति के साथ जाकर रजिस्ट्रेशन करवाई।
स्कूल में केतकी और ज्योति और घर में शांति उसका ख्याल रखने लगी। शांति के रूप में उसे सुधा ही मिल गई थी जैसे। उसके जन्मदिन पर सब घर मिलने आए। तब सास ने माँ को मेधा की खबर बता दी, छिपाती भी कब तो। अब तो बाबा लगभग हर हफ्ते चक्कर लगाने लगे। माँ उनके साथ कभी लड्डू तो कभी भुने मेवे के डिब्बे भिजवाने लगी। मेधा कितना मना करती, अभी तो पहले का ही खाया नहीं गया, पर माँ कहती है, अरे ये सब तेरे बाबा करते हैं, शोर मचाए रखते हैं। मैंने तो कितनी दफा मना किया, पर किसकी सुनते हैं। कह रहे थे कुछ दिन के लिए बुला लो, तू बता कब आएगी। बाबा का हर हफ्ते आना और इतना खाने पीने का सामान लाना माधव को खटकने लगा। तुम्हारे बाबा को क्या लगता है हम तुम्हें खाने को नहीं देते? यही सब बातें करती हो क्या अपने घर वालों से? क्यों मंगवाती हो उनसे यह सब? मैंने कुछ नहीं मंगवाया, बाबा अपने आप लाते हैं। मेधा चाहती तो यही कहना, पर आज तक किसी ने उससे ना पूछा ना ही कुछ बना कर दिया, पर उसने अपनी जीभ दांतों तले दबा ली। सास माँ से शिकायत करते हुए बोली, मेधा तो कुछ खाती ही नहीं है, फ्रिज में इतने फल रखे रहते हैं, अलमारी भरी पड़ी है। हाँ बहन जी, खाने के मामले में थोड़ी कमजोर है, मैं ही काट कर देती हूँ फल, तब खाती थी। बेटा अपने आप खा लिया करो, अब तो तुम्हें 2 लोगों के लिए खाना है, माँ ने मेधा की पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा। मेधा ने सिर हिला दिया। उसे याद आया, आखिर औरत के ही तो हाथ में है, चाहे तो घर में आग लगा दे या फिर स्वर्ग बना दे। भीतर का दुख मांझता है। माधव की नाराजगी और गुस्सैल स्वभाव ने मेधा को पहले से अधिक शांत और संयत बना दिया। उसे ताईजी का गाया भजन याद आता, दुख भी मानव की संपत्ति है, तो क्यों दुख से घबराता है। सुख में व्यसन प्रमाद बढ़े, दुख में पुरुषार्थ चमकता है। दुख की ज्वाला में पुक्कर ही कुंदन सा तेज चमकता है। मेधा ने अपने आप को अपनी पढ़ाई, नौकरी और खुद की देखभाल में लगा दिया। वह कभी अकेले तो कभी शांति के साथ अपना रेगुलर चेकअप करवाने जाने लगी। उसके काम करने का तरीका और बच्चों के पढ़ाने के ढंग से मैनेजमेंट और अभिभावक बहुत खुश थे। मेधा ने सोच लिया वह हार नहीं मानेगी और अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान देगी। घर पर ना तो कोई आता जाता था, ना ही उसे कहीं जाना होता था। इस बात का फायदा ही हुआ, उसे पढ़ने के लिए खूब टाइम मिल जाता। स्कूल से आकर कपड़े बदलकर सीधे रसोई में जाकर चाय बना रात के खाने की तैयारी कर देती। सब्जी फ्रिज से निकाल काट कर रख देती, दाल धोकर भिगो देती, आटा भी हाथ के हाथ गूंद कर रख देती। फिर चाय का कप ले थोड़ी देर अपने बिस्तर पर बैठ खिड़की से दूर तक फैला हुआ खुला आसमान देखती। उसे नहीं मिला सारा आकाश, पर उसने अपने लिए छोटे छोटे बादलों के टुकड़े ढूंढ लिए जो तपती सुलगती धूप में उसका सहारा बन गए। स्कूल में मेधा को भरपूर प्यार और सम्मान मिला। स्कूल पहुंचते ही वह घर को भूल जाती। मेधा अब थक जाती थी। कई दफे उसे लगता कोई उसके नखरे उठाए और उससे पूछे, तुम्हारा मन क्या करता है? कहाँ गई थी? मानव ने भीतर आते ही मेधा से पूछा। रेगुलर चेकअप के लिए डॉक्टर के पास गई थी। किसी और के साथ जाने की जरूरत नहीं, मुझे बता देना, मैं ले जाऊंगा अगली बार। इसका कारण पता नहीं मेधा की चुप्पी या उसका जिद न करना या दुनिया को यह बताना कि वह कितना अच्छा पति है। कारण जो भी हो, मेधा को अच्छा लगा कि माधव को उसका ख्याल आया। शायद यह आने वाले मेहमान का जादू है। तभी शायद सब कहते हैं कि बच्चे परिवार को जोड़ने का काम करते हैं।
सुधा ने जब पहली बार दादी के पांव छूकर आशीर्वाद लिया तो दादी ने कहा, दूधो नहाओ पूतो फलो। मेधा ने हंसते हुए दादी से कहा, अरे दादी, सिर्फ पूतो नहीं, पुत्री क्यों नहीं? अरे वंश तो बेटों से ही चलता है, लड़कियों का क्या है, वे तो अपने घर चली जाती है, तू भी तो चली जाएगी एक दिन। पर दादी, अगर लड़की ना हुई तो वंश आगे बढ़ेगा कैसे? शालू ही थी जो दादी से मजाक कर सकती थी। सुधा के सिर पर हाथ रखती बोली, दूधो नाओ और पुत्रियो फलो, मरी मुझों से निकल यहां से, बस पहला लड़का हो जाए फिर चाहे कुछ भी हो। तुम लड़कियों निकलो यहां से, बहू को आराम करने दो। माँ बात संभालती बोली। सब याद कर रही थी मेधा। अगले महीने माधव मेधा को डॉक्टरनी के पास ले गया। मेधा के पैर सूज गए थे। 3 मंजिला स्कूल, उसकी क्लास दूसरी मंजिल पर, स्टाफ रूम नीचे। उसे दिन में 4-5 बार सीढ़ियां चढ़नी पड़ती और घर भी तीसरी मंजिल पर, कोई लिफ्ट नहीं थी। इन्हें पूरे आराम की जरूरत है। एडिमा के कारण सूजन आई है, देर तक खड़े रहने के कारण होता है। काम से लौटकर आराम करें और लेटकर पैरों के नीचे तकिया रखने से सूजन कम होगी। बाकी इनके खाने पीने का ध्यान रखें। डॉक्टरनी ने माधव की तरफ देखते हुए कहा। माधव ने रास्ते में रुककर मेधा की दवाई ली, साथ ही जूस की दुकान से उसके लिए जूस खरीदा। कल से मेधा स्कूल से आकर सिर्फ आराम करेगी, रात का खाना नहीं बनाएगी, डॉक्टरनी ने कहा है। माधव ने ऊंची आवाज में अपनी मां को बता दिया। मेधा को बहुत शर्म आई कि उसके होते हुए सास रसोई में काम करे, पर वह भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। बिस्तर पकड़ने से तो अच्छा है कि थोड़े दिन आराम कर लो। उसे लगभग 7वां महीना चढ़ चुका था। माँ ने दबी आवाज में कई दफे पूछा भी था, मेधा तेरी गोद भराई कब है? तेरी सास ने नहीं बताया? माँ, यहाँ कुछ नहीं होता, मुझे नहीं लगता कुछ होगा, आप बेकार में परेशान न हो। अब कौन मानता है इन पुरानी बातों को? मेधा ने माँ को कह तो दिया, पर मन ही मन घुट कर रह गई। सुधा की गोद भराई में कितने मजे किए थे। सामने गली में शामियाना लगाकर खाने पीने का इंतजाम किया, फिर नीचे बीच आंगन में सारी रस्में पूरी हुई। सुधा को शालू ने बिल्कुल दुल्हन की तरह सजाया। फिर महिलाओं ने बारी बारी भाभी को चूड़ियां पहनाई, उनकी गोद में फल, मेवे और मिठाई रखी गई। बहुत देर तक नाच गाने का कार्यक्रम चलता रहा। जाते हुए सभी ने ढेर सारा आशीर्वाद दिया और माँ ने सभी को स्टील के डब्बे में लड्डू भरकर बांटे। मेधा और शालू ने ढोलक पर खूब चम्मच बजाई और डांस भी किया। तेरे यहाँ तो अजीब हाल है, न कोई पूजा पाठ, न रीति रिवाज। अरे, अपने आसपास देखकर इंसान सीखता है, करता है। हम भी तो शहर में अकेले गांव से आकर रहे थे, पर अपने व्रत त्योहार थोड़े ही छोड़ दिए। पहले पूछताछ कर किए, फिर धीरे धीरे सब आ गया। मन नहीं करता कि अपने घर में कुछ हो। तेरी सास तो जाती होगी ना पास पड़ोस में। माँ ने कभी ना बुराई की और ना ही मेधा ने किसी बात के लिए उकसाया, पर माँ थी वो। उनका दिल अपनी बेटी के लिए हुलस रहा था। मेधा माँ को शांत करती थी। माँ, मेरे फाइनल पेपर है, मेरे पास टाइम नहीं है इन सब के लिए। सच में मेधा की फाइनल परीक्षा कुछ दिनों में थी। तू कैसे जाएगी? यहाँ आ जा, बाबा गाड़ी से तुझे ले जाएंगे। 8वां महीना है, इतनी गर्मी, बस में बैठकर यूनिवर्सिटी जाएगी। मेरा मन नहीं मानता। माँ, बेकार में चिंता ना करो। कितनी औरतें रोज बस में काम पर जाती हैं, मैं ख्याल रखूंगी। अभी छुट्टी नहीं ले सकती, सिर्फ पेपर वाले दिन ही छुट्टी मिलेगी। फिर 4 बार ही तो जाना है, सब हो जाएगा। मेधा ने माँ को समझा दिया। मेधा, मेधा, ओ मेधा, उठो, खाना बनाओ। माधव के सामने रसोई में जाने की जरूरत नहीं है। आटा गूंद देना, उसके सामने मैं रोटियां बना दूंगी। कहते हुए सास रोज की तरह थैला ले बाजार चल दी। बच्चे तो हमने भी पैदा किए, ये क्या नाटक है? आराम करो, पैर ऊपर करके लेटो। मेधा अपनी गोद भराई के सपने से बाहर निकली। स्कूल से थकी लौटी थी, अभी तो कमर भी सीधा न हुई कि रसोई में जा खड़ी हुई। सास ने कभी नौकरी नहीं की। उनकी और मेधा की जरूरतें एकदम अलग हैं। बाकी हर किसी की गर्भावस्था भी अलग होती है।
स्कूल में सभी मेधा का खूब ध्यान रखते हैं। केतकी ने तो अपनी बेटी के बहुत सारे छोटे छोटे कपड़े मेधा के लिए निकाल कर रख दिए। सुधा चादरों पर फूल काट रही थी। माँ ने सफेद बारीक मार्किन का कपड़ा ला ढेर सारी तिकोनियां से डाली। ननद पूजा का तो खुशी का ठिकाना ही ना था। उसकी शादी को 3 साल हो चुके थे और उनकी अभी कोई संतान नहीं थी। भाभी, मैंने टिकट बुक करा ली है, मैं आपकी पहली डिलीवरी में पहले से पहुंच जाऊंगी, पहली बार बुआ बन रही हूँ। पूजा ने मेधा को बताया तो बहुत अच्छा लगा। वही है घर पे जिससे बात कर मेधा को अच्छा लगता है। पूजा का हफ्ते में एक बार फोन आ जाता। जिस हफ्ते फोन नहीं आता सभी बेचैन हो जाते। ससुर जी बार बार पूछते, उसकी सास से पूछो शायद वहां आया हो। लोग कितने अजीब होते हैं ना, अपनी बेटी का एक फोन ना आने पर इतनी बेचैनी, और पराई बेटी को घर में लेकर आए उसके प्रति न प्यार न सम्मान। अगर फोन पर ज्यादा देर बात कर ले तो परेशानी। मेधा के घर से जब भी फोन आता सास वहीं बैठी रहती या फ्रिज से कुछ ना कुछ निकालती रहती। वे तो फ्रिज साफ करने भी अक्सर तभी बैठती जब मेधा स्कूल से आकर थोड़ी देर आराम करती। मेधा ने हिम्मत कर पेपर दे दिया। उसे पता था अगर एक बार बच्चा हो गया तो परीक्षा नहीं दे पाएगी। अपने सपने की तरफ उसका एक कदम और बढ़ गया। उसे पता था कि स्कूल में पीजीटी की नौकरी जल्दी ही निकलने वाली है और यह डिग्री उसकी सहायता करेगी। पूजा के आते ही मानो घर में रौनक आ गई। मेधा को स्कूल से 3 महीने की छुट्टियां मिल गईं। पूजा और वह खूब गप्पे मारते, शाम को नीचे चक्कर लगा कर आते। अब किसी भी दिन मेधा की डिलीवरी हो सकती थी। उसने डॉक्टर के निर्देश के अनुसार अपना एक बैग तैयार कर लिया था। उसे पता था जब सारे काम खुद करने हैं तो किसी से अपेक्षा रखना बेकार है। सास तो यही सोच सोचकर परेशान रही थी, हाय कैसे होगा। शांति ने तो एक बार मेधा से पूछ भी लिया, ये तू प्रेग्नेंट है या तेरी सास? बहू की पहली प्रेगनेंसी में उसे संभालने के बजाय ये हाय हाय तो ऐसे कर रही हैं जैसे बच्चा इन्होंने पैदा करना है। बताओ तो जरा। मेधा जोर से हंस पड़ी। इतना मत हंसा, कहीं अभी बाहर ना आ जाए। मुझसे तो हंसा भी नहीं जाता। मेधा अपना पेट पकड़कर बोली। बेचारा माधव कैसे करेगा यह सब, इसका तो पहली बार है ना। जब मेधा की सास से ने ये कहा तो मुंह फट शांति तुरंत बोली, आंटी जी आपको मेधा की चिंता नहीं है, इसका भी तो पहली बार है। और माधव को कौन सा बच्चा पैदा करना है, उसने तो बाहर ही खड़े रहना है ना, सारे दर्द तो मेधा के ही हैं। सास खिसियाना सा मुंह लेकर रह गई। मेधा भी चुपचाप नीचे मुंह किए चाय पीती रही। यह उस समय की बात है जब शांति पूजा से मिलने आई थी। वे सब बिस्तर पर बैठकर चाय नाश्ता कर रहे थे। यार ये मेरा पहला घर देखा है जहां बहू के बेडरूम में फ्रिज है। इसे रसोई में क्यों नहीं रखते? और ये बच्चा कहां सोएगा? इस कमरे में तो पैर रखने की जगह नहीं है, शांति ने अचानक कह दिया। पूजा चाय के बर्तन उठाकर रसोई में रखने गई थी। आज शांति पहली बार उनके घर के भीतर आई थी। मेधा ने मुंह पर उंगली रख हाथ के इशारे से उसे चुप रहने को कहा। तुम मरवाएगी क्या? मेधा फुसफुसाते हुए बोली। दोपहर का खाना खाने के बाद पूजा और सास पूजा के जेठ के घर मिलने चले गए। माधव का बहुत दिनों से सांभर वड़ा खाने का मन था। मेधा उसकी तैयारी में लग गई। उसने धुली उड़द की दाल सुबह भिगो दी थी। जुलाई का महीना और चिपचिपाती गर्मी में उसके कपड़े रसोई की गर्मी में भीग चुके थे। पीठ पर पसीने की धार बह रही थी। किसी तरह बार बार माथे का पसीना पहुंचती हुए खाना बना रही थी। ससुर जी बाहर के कमरे में लेटे थे। सांभर चखकर देखा। इमली की खटास और कड़ी पत्ते की छौंक की खुशबू पूरे घर में फैल गई। उसने एक सफेद रुमाल को गीला कर दाल की पीठी रख गीले हाथों से फैला, उंगली को बीच में एक छेद किया और सावधानी से गरम तेल में धीमी आंच पर सुनहरा सुनहरा वड़ा तलने लगी। आज उसे रेगुलर चेकअप के लिए जाना था, इसलिए जल्दी जल्दी डिनर बना रही थी। मन तो कर रहा था कि पानी की टंकी में बर्फ डालकर बैठ जाए। सारे वड़े तले जा चुके थे। पानी भी आ गया था।
माधव के आने का वक्त हो गया। गैस ऑफ कर वह कपड़े बदलने गई तो अपनी टांगों के बीच चिपचिपा सा रिसाव महसूस हुआ। बचपन में मेधा ने एक कहानी सुनी थी। एक बार जंगल में लगी भीषण आग में अपने घोंसले को बचाने के लिए छोटी सी चिड़िया अपनी नन्ही सी चोंच में पानी भर भर कर आग पर छिड़क कर उसे बुझाने की कोशिश कर रही थी। अन्य जानवर उसका मजाक उड़ाते हुए उसे मूर्ख कहकर वहां से भागने की सलाह देते रहे। चिड़िया कहती है, अपने घर को बचाने का मैं पूरा प्रयास करूंगी, कोई मेरा साथ दे या ना दे। तभी घनघोर घटाएं छा गई और छमाछम बारिश ने जंगल की आग बुझा दी। निरंतर प्रयास करने वालों का ईश्वर भी साथ देता है। मेधा ने यह कहानी दिल में लगा ली। उसने ठान लिया वह कोशिश करना नहीं छोड़ेगी। मेधा को अजीब सी बेचैनी होने लगी। आज शांति भी घर पर नहीं। ससुर जी से कुछ कहना बेकार है। मेधा ने कपड़े बदले। माधव के आने का समय हो गया। माधव के आते ही उसने स्कूटर की चाबी उठाई और वे सीधा नर्सिंग होम चले गए। मेधा ने अपने होने वाले श्राप के बारे में किसी को नहीं बताया। वह जानती थी माधव बहुत जल्दी घबरा जाता है और वह ठीक से स्कूटर नहीं चला पाएगा एंजाइटी के मारे। नर्सिंग होम करीब 20 मिनट की दूरी पर था। वहां पहुंचते ही बिना किसी को बताए मेधा अपनी बारी का इंतजार किए सीधा डॉक्टरनी के केबिन में घुस गई और अपनी हालत डॉक्टरनी को बताई। डॉक्टरनी ने उसे टेबल पर लेटाकर चेकअप किया। डॉक्टर हैरान हुई कि वह ऐसी हालत में स्कूटर पर आई है और घर में किसी को इसकी हालत की खबर भी नहीं। तुम्हारे साथ कौन आया है? जी, मेरे हस्बैंड। डॉक्टरनी ने बाहर जाकर मेधा से बात की। वाटर बैग बस्ट हो गया है, इन्हें एडमिट करना होगा। आप इस फॉर्म पर साइन कर दें। माधव तो डर गया। सब ठीक तो है? सब ठीक है। अगर पानी ज्यादा बह जाता तो बच्चे की जान को खतरा था। फिलहाल घबराने की कोई बात नहीं। फॉर्म साइन कर मेधा को वहां छोड़ माधव घर सामान लेने चला गया। तकरीबन 2 घंटे बाद वह पूजा के साथ वापस आया। तब तक मेधा को एक अलग कमरे में लेटाकर उसे पेन इंड्यूस किया गया क्योंकि उसे दर्द शुरू नहीं हुए थे। रात के 10 बजे के बाद मेधा दर्द से कहराने लगी। हर 5 से 10 मिनट में दर्द की ऐसी तेज लहर उठती कि उसकी चीख निकल जाती। नर्सिंग होम खाली था। माधव बाहर चक्कर लगा रहा था। मेधा के पास पूजा बैठी थी। माधव बीच बीच में झांक जाता पर वह बहुत घबराता था, इसलिए वहां बैठ नहीं पा रहा था। यह एक छोटा सा प्राइवेट नर्सिंग होम था। डॉक्टर का परिवार ऊपर ही रहता था। दिल्ली में इस प्रकार के छोटे छोटे नर्सिंग होम गली गली में खुले हैं। अगर अपनी सुविधा अनुसार कहीं भी जा सकते हैं। केतकी के दोनों बच्चे यहीं हुए थे और उसने इस डॉक्टरनी की बहुत तारीफ की थी। रात के 2 बज चुके थे। रात के सन्नाटे में सिर्फ रह रह कर मेधा की कराह सुनाई दे रही थी। ड्यूटी पर हाजिर नर्स बीच में आकर मेधा का चेकअप कर जाती। और कितनी देर लगेगी? इसका तो बुरा हाल है, पूजा चिंतित सी बोली। बस थोड़ी देर, मैं डॉक्टरनी को बुलाती हूँ। अब हम इन्हें लेबर रूम में ले जाएंगे। नर्स स्ट्रेचर लेकर आई और मेधा को उस पर लेटाकर कमरे से बाहर ले जाने लगी। बाहर बैठे माधव ने पास आकर मेधा के माथे पर हाथ रखा। तभी मेधा के पेट में तीखी दर्द की लहर उठी। उसने दांत खींचते हुए माधव की कलाई कसकर जकड़ ली। उसकी उंगलियों के निशान माधव की कलाई पर छप गए। नर्स मेधा को लेबर रूम के भीतर ले गई और माधव अपनी लाल पड़ी कलाई को सहलाता हुआ पूजा के साथ बाहर रखी प्लास्टिक की कुर्सियों पर बैठ गया। लेबर रूम के भीतर डॉक्टर और नर्स मेधा के साथ थे। तभी नर्सिंग होम का बाहर का मेन गेट खुला और एक और डॉक्टर अंदर आया और सीधे लेबर रूम में घुस गया। ज्योति और माधव की हालत बाहर इंतजार करते हुए पतली हो रही थी। उन्हें कुछ पता नहीं चल रहा था कि अंदर क्या हो रहा है। तभी ऊपर सीढ़ियों से डॉक्टरनी के पति, जो स्वयं भी एक डॉक्टर थे, उतर कर आए और सीधा लेबर रूम में चले गए। अब लेबर रूम में 3 डॉक्टर और 1 नर्स और मेधा थे। नर्स बाहर आई तो माधव ने हड़बड़ाकर पूछा, हो क्या रहा है? ये इतने अंदर इतने डॉक्टर क्यों हैं? बच्चे का सिर फंस गया है।
इसलिए फॉरसेप्स से डिलीवरी करनी पड़ेगी और पेशेंट भी बहुत थक गई है, वह पुश नहीं कर पा रही। डॉक्टर ने इसलिए चाइल्ड डॉक्टर को बुलाया है। ऐसा हो जाता है कभी कभी, डरने की कोई जरूरत नहीं, कहकर नर्स चली गई। माधव ने रिसेप्शन एरिया के चक्कर लगाने शुरू कर दिए। माधव को दर्द रात देर से शुरू हुए थे तो सास ने उसके माँ बाबा को फोन करके बताने से मना किया। रात को उन लोगों को परेशान करने की कोई जरूरत नहीं, सुबह ही फोन करके बता देना, बेकार में अस्पताल में भीड़ के जमा करनी। मेधा की जब आंख खुली तो वह अपने कमरे में थी। सामने बेड पर बैठी माँ जाप कर रही थी। उसने गर्दन घुमाई तो दाईं तरफ पालने में सफेद चादर में लिपटा एक नन्हा सा शिशु दिखाई दिया। माँ, प्यास लगी है। उसे जागते हुए देख माँ तुरंत उठी और बोतल से मटमैला सा पानी पीने को दिया। छी, ये नहीं, मुझे ठंडा पानी चाहिए। मेधा ने घूंट पर देखा। अभी 40 दिन यही पानी पीना होगा। मेधा घूंट घूंट पानी पीने लगी। तभी पालने में लेटे कपड़े के बंडल ने कुनमुनाकर अपने वहां होने की सूचना दी। माँ ने मेधा के सिर के पीछे तकिया रख उसे बिस्तर पर बिठाया और कपड़े में लिपटे बालक को उसकी छाती से लगाया। बेचारी भूखी होगी, कब से अपनी माँ के उठने का इंतजार कर रही है। देख तो कितनी प्यारी बच्ची है, एकदम गोरी, दामाद जी की तरह, और आंख और नाक बिल्कुल तेरे जैसे। मेधा उस नन्ही सी गुड़िया को सीने से लगा हैरानी से देखने लगी। तभी गुड़िया ने आंखें खोली और बुक्का फाड़कर रोने लगी। मैं बाहर जा रही हूँ तेरे बाबा को बताने कि तू उठ गई है, तू बच्ची को दूध पिलाओ। माँ, नर्स को बुला दो, मुझे नहीं पता क्या करना है। मेधा ने माँ की तरफ देखते हुए कहा। अरे, इसमें कोई क्लास थोड़ी लेनी है, बच्चे अपने आप सीख जाते हैं, तू कोशिश तो कर, कहकर माँ बाहर चली गई। मेधा और बच्ची थोड़ी देर परेशान हुए कि अब करना क्या है। ये बड़े लोग शर्मा शर्मी में कुछ ठीक से बताते नहीं और अपने आप ही अनुमान लगा लेते कि उन्हें सब आता होगा। थोड़ी देर की कोशिश और मेहनत कामयाब हुई और बच्ची दूध पीने के बाद थक कर सो गई। मेधा ने उसे निहारते हुए कहा, मेरी माया। भाभी, बच्चे का नाम माँ से ही होगा, पूरी एम फैमिली। एम से माधव, एम से मेधा, एम से मेरा भतीजा, और अगर भतीजी हुई तो और भी बढ़िया। हमारी टीम में एक और खिलाड़ी। पूजा पेन और पेपर उठाकर बच्चों के नाम की लिस्ट बनाने लगी। साथ साथ जोर से बोलती, मीनल, मिताली, मुक्ति, मुग्धा, मृणालिनी, मौसमी, मनीषा। सास बोली, कुछ लड़कों के नाम भी सोच लो। ठीक है, मानस, मानिक, मंदार, मधुसूदन, महीप, महेश, मोहित। आप बताओ भाभी, आपको कौन सा नाम पसंद आया? पूजा मेधा में उम्र से बड़ी थी पर माधव से 2 साल छोटी, इसलिए उसे भाभी बुलाती थी। जो आप चाहो, आपका पहला हक है। माँ, भूख लगी है। माँ के साथ बाबा भी अंदर आ गए। उन्होंने प्यार से मेधा के सिर पर हाथ फेरा। माँ ने 4 खानों वाला बड़ा स्टील का कटोरदान खोलना शुरू किया। यहाँ से सुबह 5 बजे फोन आया, तब से तेरी माँ रसोई में जाने क्या खटर पटर में लगी है। माँ ने उसे गोंद और मेथी का लड्डू और पत्ती डालकर उबला दूध दिया। दोपहर को मेधा के सास और ससुर उसके लिए खिचड़ी लाए। बहन जी, पता नहीं कैसे होगा, मैं इनको छोड़कर भी नहीं रह सकती। पूजा और माधव भी कल रात यहीं अस्पताल में थे, सब थक गए। मुझे तो पता भी नहीं करना क्या है, अब यहाँ कौन रुकेगा। सास ने बिना कहे बता दिया कि आप रुक जाओ। माँ और बाबा तो सिर्फ मिलने आए थे। माँ अपना कुछ सामान भी नहीं लाई थी। इससे पहले माँ कुछ कहती, बाबा झट से बोले, मेधा की माँ यहीं रहेगी जब तक मेधा को छुट्टी नहीं मिल जाती। सुनकर मेधा को भी अच्छा लगा। अब वह बेफिक्री से आराम कर सकती है। माँ ने बाबा को बता दिया कि उन्हें क्या चाहिए। बाकी माँ ने फोन कर सुधा को बता दिया। शाम को विनोद और सुधा अपने साथ माँ का सामान और सुधा के लिए खाना लेकर आए। माँ अगले 3 दिन वहीं मेधा के साथ नर्सिंग होम में रही। दोनों समय पूजा के सास या ससुर के साथ मेधा और माँ के लिए खाना लेकर आते। ये लोग थोड़ी देर रुककर चले जाते। माँ ने दिन रात मेधा और बच्ची का ख्याल रखा। माधव एक भी दिन उन्हें देखने नहीं आया।
3 दिन बाद माँ मेधा के साथ थी। सुधा भी उम्मीद से है, इसलिए सुधा सिर्फ एक बार विनोद के साथ मेधा और माया से मिलने आई। अगले दिन मेधा को डिस्चार्ज होना था। सास ने एक दिन पहले ही माँ से कह दिया कि बाबा अपनी कार से मेधा और बच्चे को घर छोड़ देते तो आसानी हो जाएगी। अगले दिन माँ ने सुबह ही मेधा का सारा सामान पैक किया। 10 बजे तक बाबा भी आ गए। वे एक लाल रंग की प्रैम, नहाने का बड़ा सा टब और कुछ खिलौने साथ लाए थे। बाबा भी, इन सब की क्या जरूरत है, अभी तो बहुत छोटी है। मैं नहीं, विनोद और सुधा लाए हैं। साथ में सुधा ने परी के कुछ छोटे कपड़े भी रख दिए हैं, तू देख लेना क्या रखना है। बाबा ने नर्सिंग होम का बिल चुकाया, उसका सामान कार में रखने लगे। माँ ने माया को अच्छी तरह से चादर में लपेटकर उसकी गोद में रखा और मेधा के सिर पर कसकर चुन्नी बांधी और उसे शॉल लपेट दिया। माँ, कितनी गर्मी है, ये शॉल लपेटना जरूरी है क्या? हाँ, बहुत जरूरी है। जरा भी हवा लगी तो जिंदगी भर हड्डियां दुखेंगी। क्या पुराने जमाने की बात करती हो, अब डॉक्टर दवाई देते हैं, ये सब कुछ नहीं होता। बेटा, माँ की बात सुन लो और अपना ख्याल रखो। हमें पता है तू अपने आप तो कुछ ना खाएगी और अब काम में लग जाएगी। तुझे अब बिटिया का भी ध्यान रखा है, इसलिए अपनी तबीयत का पूरा ध्यान रखना, बाबा ने गाड़ी चलाते हुए कहा। पूजा ने मेधा और माया की आरती उतार उसका स्वागत किया। सास ने दरवाजे पर तेल डाला और ससुर जी ने माया को अपनी गोद में ले मेधा से भीतर आराम करने को कहा। माधव घर पर नहीं था, बाजार गया है कुछ सामान लगाने। पता नहीं कितनी देर में लौटे। सास ने चाय और मिठाई रखते हुए कहा, हम लोग अब निकलेंगे। सुधा घर पर अकेली है और परी भी उसके साथ है। आजकल उसकी तबीयत भी कुछ ढीली सी रहती है, माँ ने उठते हुए कहा। जब आप इजाजत देंगे तो हम मेधा को कुछ दिन अपने घर ले जाएं, बाबा ने ससुर जी के हाथ जोड़ते हुए कहा। अभी 40 तो हो जाए तो आप ले जाइएगा, सास बोली। किसी रीति रिवाज को न मानने वाली सास के मुंह से यह सुनना कुछ अजीब सा लगा। माधव ने घर में घुसते ही कमरे में लेटी मेधा पर चिल्लाना शुरू कर दिया। तो श्रोताओ, आज के अध्याय में आपने सुना दर्द, उपेक्षा और संघर्ष के बीच मेधा ने हार नहीं मानी। उसने अपनी पढ़ाई, नौकरी और मातृत्व तीनों को पूरे साहस के साथ संभाला और अंततः उसकी गोद में आई एक नन्ही सी परी माया। लेकिन क्या माया का जन्म मेधा की जिंदगी में सचमुच नई रोशनी लेकर आएगा? माधव, जो अपनी बेटी को देखने तक नहीं आया, उसके मन में आखिर क्या चल रहा है? और घर लौटते ही उसने मेधा पर चिल्लाना क्यों शुरू कर दिया? आपको क्या लगता है? क्या एक बच्चे का जन्म रिश्तों को जोड़ देता है, या कुछ रिश्ते इतने टूट चुके होते हैं कि उन्हें कोई नहीं जोड़ सकता? अगर आप मेधा की जगह होते तो क्या करते? अपने विचार और भावनाएं कमेंट में अवश्य साझा करें। यदि आपको यह प्रस्तुति पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे रुके रुके से कदम के अगले अध्याय के साथ।